बहू महक अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही है और वो बहुत खुश है। पीछे से उसका पति सुरेश आता है और उसे खुश देखकर उसे अच्छा भी लगता है। अरे क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। क्यों, तुम्हें मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है? अरे ये कैसी बात कर रही हो, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं तो चाहता हूँ तुम खुश रहो, और ये सब मैं जो भी करता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए तो करता हूँ। ऐसा ही है तो दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए क्यों जाते हो? यहीं रहो ना मेरे पास। लेकिन तुम्हें तो अपनी बीवी से ज्यादा पैसा प्यारा है। अरे ऐसी बात नहीं है यार महक, लेकिन तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना है तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना। और मेरी कंपनी की ब्रांच हमारे शहर में नहीं है, ये तो तुम अच्छे से जानती हो। ठीक है, मैं भी मजबूर हूँ, क्या कर सकती हूँ। तुम तो आराम से चले जाते हो, मैं यहाँ अकेले तुम्हारे बिना तड़पती रहती हूँ और तुम्हारे माँ बाप के लिए काम करती रहती हूँ। बस यही जिंदगी रह गई है मेरी। ऐसा मत बोलो यार, मैं हर हफ्ते आ तो जाता हूँ, और अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरी कंपनी में नौकरी करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं तुम्हारे पास हमेशा रह सकूं। अगले दिन महक का पति दूसरे शहर में नौकरी करता है और वीकेंड पर अपनी पत्नी के पास आ जाता है। उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी है और वो जा चुका है और महक अपने सास ससुर के साथ रहती है। महक बेटा, आज खाने में क्या बना रही हो? सिंपल सब्जी रोटी बना लेती हूँ मम्मी जी, वैसे भी ये तो चले गए हैं, हम तो कुछ भी खा लेंगे। हाँ बेटा, सुरेश चला गया है तो घर सूना सूना लग रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा पति नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा तो है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैंने बोला सुरेश को कि इसी शहर में कोई नौकरी देख ले और अपने घर पर रह। यूं दूसरे शहर में नौकरी करना और हर हफ्ते सफर करके यहाँ आना कब तक चलता रहेगा? बात तो तुम्हारी सही है, अगर इसी शहर में उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो उसकी मेहनत भी थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? उन्हें हमारी फिक्र थोड़ी है मम्मी जी, उन्हें तो पैसे कमाने हैं, क्या फर्क पड़ता है हम कैसे भी रहें। मैं तो कितनी बार बोल चुकी हूँ उन्हें। महक की बातों में गुस्सा और मायूसी नजर आती है जो उसके सास ससुर नोटिस करते हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन महक किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास उसके पास आती है और बताती है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। बेटा महक, तुम्हारी बड़ी बुआ का फोन आया था, उनके बेटे की सगाई है तो मुझे और तुम्हारे ससुर को जाना पड़ेगा। अच्छा मम्मी जी, कब है सगाई? परसों उसकी सगाई है बेटा, हम लोग कल निकल जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आप लोगों की पैकिंग कर देती हूँ। तुम चलना चाहती हो तो तुम भी चलो, यहाँ अकेले क्या करोगी, कम से कम बाहर रहोगी तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। नहीं मम्मी जी, आप और पापा जी चले जाइए, हो सकता है सुरेश को बीच में छुट्टी मिल जाए तो वो आ जाएं, इसलिए मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है बेटा, तुम हमारी पैकिंग कर दो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। महक के सास ससुर दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं और महक आराम से पूरे घर में अकेले म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रही है। तभी घर की घंटी बजती है। महक जाकर दरवाजा खोलती है, सामने सागर खड़ा है। जी बताइए, किससे मिलना है आपको? आप जैसी किसी खूबसूरत लड़की से मिलना है मैडम जी। देखो, घर पर कोई नहीं है। इसीलिए तो आया हूँ। मैडम जी, घर पर कोई होता तो थोड़ी ना आ पाता मैं। अचानक से सागर घर में अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। कितनी देर लगा दी तुमने आने में सागर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ मेरी जान, ट्रैफिक इतना था कि आने में देर हो गई। मैं तो तुम्हारे पास भाग कर आना चाहता था। कितने दिन है हमारे पास? 2 दिन तो है, उसके बाद पता नहीं। तो चलो, इंतजार किस बात का फिर। सागर महक को गोद में उठा लेता है और कमरे की तरफ जाता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ घंटों बाद महक के फोन पर उसके पति सुरेश का वीडियो कॉल आ रहा है। एक बार महक वीडियो कॉल नहीं उठाती, लेकिन दोबारा आता है तो उसे वीडियो कॉल उठाना पड़ता है। वीडियो कॉल रिसीव करने के बाद वो कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में बैठकर अपने पति से बात करती है। अरे कहाँ थी तुम, कब से फोन कर रहा हूँ? अरे मैं बाथरूम में थी। घर पर सब ठीक तो है ना? अकेले डर तो नहीं लगता ना? नहीं, डर किस बात का, मैं अच्छे से हूँ। मुझे पहले पता होता तो मैं ही आ जाता, लेकिन अब
एंड टाइम पर छुट्टी नहीं मिलेगी यार। कोई बात नहीं, वैसे भी 2 दिन की बात है, फिर तो मम्मी पापा आ ही जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ठीक है, अब तुम भी सो जाओ, बहुत देर हो गई है। महक फोन कट कर देती है और पीछे से सागर आ जाता है। महक को पता है कि वो अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उसे इस बात का कोई मलाल नहीं है। सुबह आज सागर का जन्मदिन है और महक ने पूरा घर सजाया हुआ है। उसके लिए केक मंगवाया है। सागर सुबह सोकर उठता है और महक उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। हैप्पी बर्थडे माय लव। सागर बहुत खुश होता है। वो केक कटिंग करता है और दोनों साथ में मोबाइल में फोटो खींचते हैं। अचानक घर की घंटी बजती है। महक डर जाती है कि कौन आ गया, क्योंकि इस वक्त तो किसी को नहीं आना चाहिए था। इस वक्त कौन आ गया? कहीं मेरे सास ससुर तो वापस नहीं आ गए? जाओ तुम जाकर देखो कौन आया है, हो सकता है कोई और हो। महक डरते हुए नीचे उतरती है और जाकर दरवाजा खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पति सुरेश सामने खड़ा है, जिसे देखकर महक पसीना पसीना हो जाती है। तुम कैसे आ गए? कैसे आ गया मतलब? अरे मेरी पत्नी घर पर अकेली थी तो आ गया। लेकिन तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिल रही थी, फिर छुट्टी कैसे मिल गई? अरे अपनी पत्नी के लिए तो मैं नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, तो छुट्टी कौन सी बड़ी बात है। अब अंदर भी आने दोगी या बाहर खड़े खड़े ही बात करोगी? महक डरते डरते अंदर आती है और घबरा रही है। उसका पति पीछे से आकर उसे गले से लगा लेता है। डार्लिंग, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। हाँ, मैंने भी। अच्छा चलो, अब मैं नहाकर आता हूँ, फिर साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। सुरेश ऊपर अपने कमरे में जाने लगता है। अचानक से महक घबरा जाती है, क्योंकि ऊपर तो सागर है। वो सुरेश को रोकने की कोशिश करती है। तुम ऊपर कहाँ जा रहे हो? ऊपर कहाँ जा रहे हो मतलब? अरे मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ नहाने के लिए। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो? आता हूँ अभी नहाकर। महक का पति नहीं रुकता और ऊपर कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे महक भी दौड़कर आती है और देखती है कि सागर और सुरेश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। सुरेश समझ जाता है कि महक उसे धोखा दे रही है। वो गुस्से में और हैरानी में महक की तरफ देखता है। अचानक से सागर सुरेश के सर पर बड़ा सा डंडा मार देता है। सुरेश नीचे गिर जाता है। महक हैरानी में सागर की तरफ देखती है। अरे कभी ना कभी तो ये करना ही था, तो आज ही सही। लेकिन इसकी लाश को हम कहाँ छुपाएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, उसको तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। महक के चेहरे पर डर है और वो सागर की तरफ देख रही है और सागर सुरेश की लाश की तरफ देख रहा है। कुछ दिन बाद महक के सास ससुर वापस आ चुके हैं और 2 दिनों से उनके बेटे सुरेश का फोन नहीं लग रहा है। वो परेशान हो रहे हैं। महक बेटा, तुम्हारी बात हुई है क्या सुरेश से? 2 दिन से हमारी बात ही नहीं हुई उससे। नहीं मम्मी जी, मेरी भी उनसे बात नहीं हुई। उनका फोन ही बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ बिजी हैं। इस बार तो वीकेंड पर भी घर नहीं आया वो, उसका नंबर भी नहीं लग रहा। मुझे तो टेंशन हो रही है। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, आ जाएगा उनका फोन। पापा जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा सकती हूँ क्या? बहुत दिन हो गए, घर वालों की याद आ रही है। महक के सास ससुर को ये बात कुछ अजीब लगती है, क्योंकि एक तो उनके बेटे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ बहू मायके जाने की बात कर रही है, लेकिन वो उसे मना नहीं करते और जाने देते हैं। महक अपना सामान लेकर ससुराल से निकल जाती है। 2 दिन बाद महक के सास ससुर परेशान हैं, क्योंकि अब बेटे के साथ साथ बहू से भी बात नहीं हो पा रही है। बहू का नंबर भी बंद आ रहा है। तभी उनके घर की घंटी बजती है। महक के ससुर घबराते हुए दरवाजा खोलते हैं। देखते हैं सामने पुलिस खड़ी है। जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए क्या काम है? सुरेश और महक का घर यही है? जी इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? मेरे बच्चे ठीक तो है ना? जी आपके बेटे सुरेश का मर्डर हो चुका है। सागर नाम के लड़के ने उसे मारकर उसकी लाश को बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया था। अपने बेटे के मर्डर के बारे में सुनकर तो जैसे सुरेश के माता पिता का खून ही सूख जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक ये सब क्या हो गया। लेकिन मेरे बेटे का मर्डर उस लड़के ने क्यों किया? पुलिस महक और सागर को आगे कर देती है।
और दोनों को देखकर महक के सास ससुर हैरान रह जाते हैं। जी वो असल में आपकी बहू महक का सागर के साथ अफेयर चल रहा था। आप दोनों जब शहर से बाहर गए हुए थे तब महक ने अपने प्रेमी को घर बुलाया था और वो यहीं उसके साथ रात में रुका हुआ था। लेकिन अगली सुबह आपका बेटा भी यहाँ आ गया और उसने इन दोनों को एक साथ देख लिया। इसके बाद महक ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर आपके बेटे की हत्या कर दी और उसकी लाश को बोरी में भरकर नाले में डाल दिया। महक के सास ससुर को तो जैसे विश्वास ही नहीं होता कि उनकी बहू ऐसा कर सकती है। और पुलिस वाले ये सब क्या बता रहे हैं? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू तो मायके गई हुई है। जी वो मायके नहीं गई बल्कि सामान लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। लेकिन वो तो सही समय पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और सारा मामला खुल गया है। अब महक के सास ससुर को समझ आता है कि उनके बेटे का इतने दिनों से फोन क्यों नहीं लग रहा था और अचानक से क्यों उनकी बहू ने मायके जाने की बात कही। दोनों सास ससुर टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि उनकी बहू इतने प्यार करने वाले पति को मार सकती है। लेकिन अब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। पूजा का ससुराल में पहला दिन है और वो सुबह अपने कमरे से बाहर आती है और किचन की तरफ जाती है, लेकिन उसे किचन कहीं नजर नहीं आता। वो हैरान है कि किचन उसे कहीं भी नहीं दिख रहा है। पूजा अपनी ननद मीनू से पूछती है, सुनो मीनू, आज मेरा घर में पहला दिन है, मुझे अपनी पहली रसोई करनी है। किचन किस तरफ है मुझे बता दो ताकि मैं कुछ मीठा बना लेती हूँ। रसोई वो तो नहीं है। नहीं है मतलब घर में रसोई नहीं है? हाँ भाभी, हमारे घर में रसोई नहीं है। आप एक काम करो, भैया को बोलकर बाहर से कुछ मीठा मंगवा लो, हम लोग वही खा लेंगे। उसके बाद दिन में क्या खाना है वो देखा जाएगा। ननद की बात सुनकर बहू के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। घर में रसोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? रसोई तो हर घर में होती है, फिर इस घर में कैसे नहीं है? ये बात पूजा को कुछ हजम नहीं होती और वो अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, वो मैं कह रही थी कि मेरी आज पहली रसोई है तो मैं मीठे में क्या बना लूं? बेटा, बनाने की क्या जरूरत है, बाहर से मंगवा लो। एक काम करो, गाजर का हलवा मंगवा लो, वही खा लेंगे। लेकिन मम्मी जी, बहू तो अपने हाथ से पहली रसोई करती है ना, और घर की रसोई में बनाकर सबको खिलाती है। तो मुझे बता दीजिए सामान कहाँ रखा है और रसोई किधर है? मैं अपने हाथों से बना लेती हूँ गाजर का हलवा। असल में बेटा, रसोई तो घर में है ही नहीं, इसलिए तुम अपने हाथ से तो नहीं बना पाओगी और घर में खाना बनाने का कुछ सामान भी नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने पति से बोलकर बाहर से गाजर का हलवा मंगवा लो और इस रस्म को पूरा कर लो। अपनी ननद की बातों पर तो पूजा को यकीन नहीं था, लेकिन सास के मुंह से भी यही बात सुनकर अब पूजा को यकीन हो गया कि इस घर में रसोई है ही नहीं और घर वाले बाहर से ही खाना मंगवा कर खाते हैं। इसके पीछे की वजह पूजा को कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि आज उसका ससुराल में पहला दिन है। वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती और वो सोच में पड़ जाती है। दिन में पूजा का पति मोबाइल में गेम खेलता हुआ अपनी माँ से खाने के बारे में पूछता है और पूजा भी वहीं बैठे सब सुन रही है। मम्मी, खाने में क्या मंगवाना है? बता दो, ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर क्यों करना है, पास वाले होटल से जाकर खुद ही ले आओ, वहाँ का खाना अच्छा होता है। नहीं मम्मी, आज जाने का मन नहीं है और वैसे भी मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरा गेम डिस्टर्ब हो जाएगा। आप बता दो मुझे क्या क्या मंगवाना है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो फिर भैया एक काम करो, मटर पनीर नान, छोले मसाला और वेज पुलाव मंगवा लो। भाभी, आपको कुछ मंगवाना है क्या? घर की नई बहू तो अभी इस हैरानी से ही बाहर नहीं निकली थी कि घर में रसोई नहीं है और घर में खाना बनता ही नहीं है। वो अपनी ननद को क्या जवाब देती? नहीं, आपने जो मंगवाया है मैं भी वही खा लूंगी। ठीक है, फिर मैं 4 लोगों के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। पूजा का पति 4 लोगों का खाना ऑर्डर कर देता है और पूजा ये सब देखकर हैरान है। वो मौका ढूंढ रही है कि अपने पति से बात करे, लेकिन पति तो मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त है और पूजा हैरान है। शाम को पूजा अपने कमरे में बैठी सोच में गुम है और खुद से ही कहती है, घर में रसोई नहीं है, ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई। मैंने ऐसा घर आज तक नहीं देखा जहाँ रसोई ना हो। अरे, गरीब से गरीब परिवार में भी किचन तो होता ही है, लेकिन इस घर का सिस्टम मुझे कुछ समझ नहीं आया। पूजा अपनी सोच में बैठी होती है, तभी उसका पति वहाँ आ जाता है और पूजा को अपने पति से बात करने का मौका मिल जाता है। सुनिए,
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? आपके घर में रसोई नहीं है? नहीं, हमारे घर में रसोई नहीं है। क्यों? लेकिन क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? अरे नहीं, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। मेरे पिताजी खाना बनाने का काम करते थे और हमारा छोटा सा होटल था, तो हमारा खाना वहीं से आया करता था। मम्मी ने कभी घर में खाना बनाया नहीं। उसके बाद पिताजी चल बसे और हमें बाहर के खाने की आदत लग गई, तो घर में कभी रसोई बनी ही नहीं। अब तुम आ गई हो तो तुम भी ऐसे ही आदत डाल लो, क्योंकि घर में तो रसोई बन नहीं पाएगी। लेकिन रूपेश, घर में रसोई होना बहुत जरूरी है। रोज रोज बाहर का खाना तो नहीं खा सकते ना। और सिर्फ खाने की बात नहीं है, चाय नाश्ता सब कुछ बनाना होता है। और रसोई में तो भगवान वास करते हैं। जिस घर में रसोई नहीं होती वहाँ बरकत भी नहीं होती। देखो पूजा, ये सब बातें मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि माँ ने कभी खाना नहीं बनाया। मेरी बहन मीनू ने भी यहाँ नहीं बनाया, इसलिए घर में कभी रसोई बनी ही नहीं। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कम से कम तुम्हें खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा और तुम यहाँ आराम से रह पाओगे। अपने पति की बातें पूजा को कुछ समझ नहीं आती और उसे लगता है कि घर में रसोई नहीं होगी तो उसकी जिंदगी कैसे कट पाएगी, क्योंकि रोज रोज बाहर का खाना वो नहीं खा सकती। इसलिए वो सोचती है कि घर में रसोई तो होनी ही चाहिए। अगले दिन पूजा सुबह नीचे उतर कर आती है और उसे चाय पीनी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो सीधे अपनी सास के पास चली जाती है। मम्मी जी, मुझे चाय पीनी थी, क्या आप लोग भी चाय पियेंगे? हाँ बेटा, सुबह सुबह तो सभी चाय पीते हैं। रूपेश गया है चाय लेने, आता ही होगा। अब पूजा को समझ आता है कि छोटी छोटी सी चीजों के लिए भी ये पूरा परिवार मार्केट पर ही निर्भर है। मम्मी जी, एक काम क्यों नहीं करते? हम एक छोटी सी गैस खरीद लेते हैं और थोड़ा बहुत खाने का सामान भी ले लेते हैं। मैं सुबह शाम चाय नाश्ता बना लिया करूंगी और खाना बाहर से मंगवा लेंगे। इससे ये होगा कि छोटी छोटी चीजों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही बन जाएंगी। नहीं बहू, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? सारा सामान पास में ही मिल जाता है। सिर्फ 2 कदम की दूरी पर चाय नाश्ता खाना सब कुछ, तो फिर घर में इतना पसारा करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाभी, घर पर बनाने की क्या जरूरत है जब मार्केट में सब कुछ मिल ही जाता है। आपको जो चाहिए आप बता देना, भैया मार्केट से ले आएंगे। अपनी सास और ननद की बात सुनकर पूजा को समझ आता है कि इन लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होगा। कुछ दिन बाद आज पूजा के पति का जन्मदिन है और वो घर पर ब्राह्मण भोज कराना चाहती है, जिसके लिए अपनी सास से बात करती है। मम्मी जी, आज रूपेश के जन्मदिन पर मैं घर पर कुछ ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहती हूँ। आप सामान मंगवा दीजिए, मैं घर पर खाना बना लूंगी। घर पर बनाने की क्या जरूरत है बेटा, बाहर से मंगवा लेते हैं, वही खिला देना। नहीं मम्मी जी, ब्राह्मण को बाहर का खाना नहीं खिला सकते। उन्हें बिना लहसुन प्याज का खाना देना होता है और साफ सुथरा खाना होना चाहिए, इसलिए मैं घर पर बनाकर खाना खिलाना चाहती हूँ। हाँ, तो हम होटल में बिना लहसुन प्याज का खाना बनवा देंगे और वहाँ भी साफ सुथरा ही बनता है। हम भी तो रोज खाते ही हैं। तुम चिंता मत करो, कितने ब्राह्मण का खाना मंगवाना है बता दो, मैं मंगवा लेती हूँ। लेकिन मम्मी जी। बहू, बस बहू, बात बात पर बहस मत किया करो। मैंने कह दिया तो कह दिया, खाना बाहर से मंगवा लो और ब्राह्मणों को खिला दो। अपनी सास के आगे वो कुछ नहीं कह पाती और तब तक ब्राह्मण भी आ जाते हैं। बहू उन्हें बैठाती है और बाहर से लाया हुआ खाना परोस देती है। बहू के मन में डर है कि बाहर का खाना खाकर ब्राह्मण कहीं पहचान न जाएं, और जिस बात का डर था वही होता है। ब्राह्मण पहलाने वाला खाने वाले होते हैं कि उसमें बाल निकल आता है और देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है। हे भगवान, खाने में बाल, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? पूजा डर जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। माफ कर दीजिए गुरुजी, गलती से आ गया होगा, माफ कर दीजिए, मैं दूसरी सब्जी ले आती हूँ। पहली गलती के लिए पूजा माफी मांगती ही है कि अचानक से ब्राह्मण खाना देखकर हैरान होते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। ये क्या मांसाहार? अरे तुमने क्या किया लड़की? तुम क्या हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती हो? तुमने यहाँ हमें मांसाहार खिलाने के लिए बुलाया है। ब्राह्मण का गुस्सा देखकर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और पूजा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नहीं गुरुजी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने तो वेज खाना ही मंगवाया था। मंगवाया था मतलब क्या? अरे ये खाना बाहर से आया है। अगर घर पर नहीं बना सकती थी तो हमें भोज के लिए निमंत्रण क्यों दिया? वो तो ऊपर वाले का धन्यवाद हो कि हमने ये खाना खाया नहीं।
वरना हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाता। ये तुमने अच्छा नहीं किया लड़की, इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ब्राह्मण आगे कुछ बोलते हैं उससे पहले ही पूजा उनके पैरों में गिर जाती है और रोते हुए माफी मांगने लगती है। नहीं नहीं गुरुजी, माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो आपको घर पर ही बनाकर खिलाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, भगवान ने मुझे ऐसा ससुराल दे दिया जहाँ घर में रसोई ही नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, कल मैं आपको अपने हाथ का बना शुद्ध और शाकाहारी भोजन खिलाऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कल आप फिर से पधारिए और मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। पूजा की माफी और आंसू देखकर ब्राह्मण थोड़ा शांत होते हैं। ठीक है लड़की, हम तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका देते हैं। कल हम फिर से आएंगे, लेकिन अगर कल कोई भी गलती हुई तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पूजा हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसका पति, सास और ननद सब कुछ देखकर हैरान हैं और डरे हुए हैं। तीनों ब्राह्मण गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। हमने तो वेज मंगवाया था, फिर नॉन वेज खाना कैसे आ गया? मुझे लगता है जब मैं खाना लेने गया था तब एक नॉनवेज का ऑर्डर भी था। होटल वाले ने गलती से मुझे उसका ऑर्डर दे दिया और मेरा उसे। मैंने आपसे कहा था ना मम्मी जी, घर में रसोई होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज आपकी गलती की वजह से पूरे घर को वो ब्राह्मण श्राप दे जाते और हमारी पीढ़ियां उस श्राप को भुगतती रहती। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि घर में रसोई का होना बहुत जरूरी है। मुझे गैस और रसोई का सारा सामान ला कर दीजिए, ताकि कल मैं उन्हें अपने हाथ से बनाकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करवा सकूं। पूजा की बात सुनकर अब उसकी सास को उसकी गलती का एहसास होता है। तुम ठीक बोल रही हो बहू, घर में रसोई का होना बहुत जरूरी है। मैं आज ही सारा सामान खरीद कर तुम्हें देती हूँ और कल हम मिलकर ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करेंगे। तुम चिंता मत करो पूजा, मैं आज ही जाकर सारा सामान लेकर आता हूँ और कल उनके भोजन की अच्छे से हम तैयारी करेंगे। अगले दिन पूजा की बात उसके ससुराल वाले मान लेते हैं। पूजा की सास और उसका पति रसोई का पूरा सामान लेकर आते हैं। पूजा रसोई की और गैस की पूजा करती है और उस पर अपने हाथों से खाना पकाना शुरू करती है और उसकी सास उसके साथ मिलकर ब्राह्मणों के लिए अच्छा भोजन तैयार करती है। ब्राह्मण भोजन के लिए आ चुके हैं और भोजन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। खुश रहो बेटा, तुम्हारे हाथ का भोजन करके मन प्रसन्न हो गया। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा तुम्हारे घर पर बनी रहेगी। बस इस रसोई को अब ऐसा ही चलाते रहना। गुरुजी से आशीर्वाद पाकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और आखिरकार पूजा सालों से जिस घर में रसोई नहीं थी, उस घर में रसोई बसा ही देती है।